पाकिस्तान के अगले इलेक्शन 2023 में हैं। उस वक्त इमरान खान की उम्र 71 साल होगी, शहबाज शरीफ की 72 साल, नवाज शरीफ की 74 साल और जरदारी साहब की उम्र 69 साल होगी। यानी 2023 से 2028 की हुकूमत के लिए लगता नहीं कि आज के बड़े सियासतदान कैंपेन कर सकें, सिवाय कायम अली शाह के। वो तो कुछ भी कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अपने आप को मजबूत लीडर के तौर पर साबित नहीं कर सके। लगता नहीं कि ये इलेक्शन के दिनों में वैसी कैंपेन चला सकें जैसी गुज़िश्ता दिनों में इमरान खान, नवाज शरीफ और जरदारी साहब चलाते रहे हैं। यानी ये सारे लोग जो 1980s से सियासत कर रहे हैं वो सारे रिटायर हो रहे हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अब अगला इलेक्शन लड़ेगा कौन? क्या बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज़ में से कोई बड़ा लीडर बनकर उभर सकेगा या कोई और ही आ रहा है? आइए हिसाब लगाते हैं। मैं हूं नुमान आबिद। हम सबसे पहले जो कॉमन ऑप्शंस हैं उन पर गौर करते हैं, मतलब बिलावल और मरियम, और फिर आखिर में ऐसे नामों को देखेंगे जो या तो सियासत में कोई बड़ा नाम नहीं है या सिरे से ही सियासत में नहीं है। 2013 के इलेक्शन में मरियम नवाज़ ने अपने वालिद की इलेक्शन कैंपेन खुद चलाई थी, बहुत कामयाबी से चलाई थी। लाहौर के आबाई हलके में एक गली, एक मोहल्ले के हर ऑफिस में चक्कर लगाए। नवाज शरीफ जीत गए और अपनी कामयाबी का क्रेडिट मरियम को भी दिया। लेकिन अगर गैर जज्बाती होकर देखा जाए तो ये मानना पड़ेगा कि अपने वालिद की जीत में मरियम नवाज़ का कोई खासा रोल नहीं है। एक तो ये कि वो नवाज शरीफ का आबाई हलका था, और दूसरा ये कि शहबाज शरीफ की सूबाई हुकूमत में वहाँ पर बेइंतहा काम करवाया गया था, और फिर नवाज शरीफ का जीतना तो बनता ही था। हुकूमत बनने के बाद मरियम नवाज़ ने बहुत सी तकरीरें की, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगती थी, और मीडिया इंटरव्यू से तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा घबराती हैं। यानी मरियम नवाज़ अवामी सियासत से तो बहुत दूर हैं। वो चीज़ जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे लोगों को पॉपुलर बनाती है, मरियम नवाज़ में बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन की। ये वो चीज़ है जिस पर शहबाज शरीफ ने अपनी सियासी पहचान बनाई है कि मैं बहुत काम करता हूँ। मरियम नवाज़ इसमें भी कुछ खासा किरदार अदा नहीं कर सकी। इन्हें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की एडमिनिस्ट्रेशन दी गई थी, लेकिन वो कोई खासा कमाल नहीं कर सकी। और फिर आजकल ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि हमजा शहबाज ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है और मरियम नवाज़ ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने रिटायरमेंट इख्तियार की तो पार्टी में लीडरशिप की जंग शुरू हो जाएगी, और पार्टी में ग्रुपिंग तो ऑलरेडी हुई पड़ी है। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ का मिजाज इंतहाई एग्रेसिव है। जरदारी साहब इंतहाई करप्ट हुकूमत चलाने के बावजूद आज तक बचे हुए हैं, क्योंकि वो किसी से पंगे नहीं लेते। लेकिन मरियम नवाज़ पंगे लेती हैं, अपने से ज़्यादा बड़ी ताकतों से पंगे लेती हैं, और ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो अगला इलेक्शन तो नहीं जीतती। लेकिन अगर एक आध इलेक्शन हार कर वो सबक सीख जाएं तो वो अलग बात है, लेकिन अभी इम्कान बिल्कुल कम है। सियासत दो किस्म की होती है। एक होती है जैसी भुट्टो साहब करते थे, इसमें डायरेक्ट आवाम को इम्प्रेस किया जाता है। इसमें ज़रूरत होती है ज़बरदस्त तकरीर, बड़े बड़े जलसे और टीवी इंटरव्यूज़ वगैरह की। दूसरा तरीका होता है वर्कर की सियासत, मतलब वर्कर को अपने साथ मिला लो, ज़रूरत के वक्त उनके काम आना और फिर अपने काम निकलवाना। ये तरीका है हमजा शहबाज का। हमजा ने ओपन डोर पॉलिसी बना रखी है, अपने साथ वफादार वर्कर्स के हर तरह के काम मुमकिन बनाते हैं, इनके कारोबार को तरक्की देते हैं। नतीजा ये है कि हमजा टीवी पर तो ज़्यादा नज़र नहीं आते, लेकिन इनके पास वर्कर्स का नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त है, और इस नेटवर्क की वफादारियाँ सिर्फ हमजा शहबाज के साथ हैं, पार्टी के साथ नहीं। यानी हमजा शहबाज ने अपनी एक मजबूत बेस बना ली है, लेकिन इनका मसला ये है कि इनकी ये वफादारियाँ सिर्फ लाहौर की हद तक हैं, ना कि सूबे में और पूरे मुल्क में। अगर पार्टी इकट्ठी रहती है तो हमजा शहबाज अपने वालिद की परफॉर्मेंस बेस पर और नवाज शरीफ के आशीर्वाद की वजह से वज़ीर आज़म के कैंडिडेट बन सकते हैं। लेकिन मरियम नवाज़ ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगी। अगर मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज की लड़ाई रहती है तो हमजा की भी गेम ओवर ही समझे। बिलावल भुट्टो को बरतानिया से अमेरिका तक सारे वेस्टर्न मीडिया में पाकिस्तान का फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहा जा रहा है, और पाकिस्तान में भी ये बात बहुत देर से मशहूर है कि इस्लामाबाद का रास्ता वाशिंगटन से होकर गुजरता है। यानी पाकिस्तान में हुकूमत उसी की होती है जिसे अमेरिका चाहता है। था एक ऐसा दौर, लेकिन अब नहीं। अमेरिका अपनी हरकतों की वजह से कमज़ोर हो चुका है, और पाक चीन दोस्ती की वजह से पाकिस्तान को प्रेशराइज करना अमेरिका के लिए उतना आसान नहीं रहा जितना पहले कभी हुआ करता था। बहरहाल बिलावल लेफ्ट विंग की सियासत करते हैं, सेकुलर जमात को लीड कर रहे हैं, और इंग्लिश एक तरह से उनकी मादरी ज़ुबान होने की वजह से वो वेस्ट के फेवरेट भी हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि सिंध की हुकूमत को इंतहाई करप्ट समझा जाता है। जरदारी साहब की अपनी इमेज भी बहुत ख़राब है। कराची, पंजाब, KP और बलोचिस्तान सारे इलाकों में पीपल्स पार्टी बज़ाहिर हुकूमत लेने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं
नहीं है। अब या तो सारे इलेक्टेबल्स पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएं और फिर बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन सकते हैं, लेकिन कोई सब इलेक्टेबल्स को पीपल्स पार्टी के साथ मिलने के लिए कहेगा ही क्यों। बाकी बातें करने से पहले एक बात समझनी पड़ेगी, हर मुल्क में ताकत के कुछ मरकज़ होते हैं। अमेरिका में इंडस्ट्रियलिस्ट यानी वॉल स्ट्रीट और आर्मी यानी पेंटागन ताकत के सबसे बड़े मराकज़ हैं। पेंटागन की वजह से अमेरिका को हर वक्त कहीं ना कहीं जंग लगा कर रखनी पड़ती है और वॉल स्ट्रीट की खातिर ऐसा निज़ाम बनाना पड़ता है कि गरीब बेचारा मरा जाए। अमेरिका गरीब लोगों के लिए सबसे बुरा और अमीर लोगों के लिए सबसे अच्छा मुल्क है। खैर, बात कहीं और निकल गई। पाकिस्तान में ताकत के भी यही दो मराकज़ हैं, सरमायादार यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फाइनेंस फराहम करने वाले लोग और आर्मी, क्योंकि किसी भी मुल्क में सबसे बड़ी स्टेक होल्डर आर्मी ही होती है। हमारे इलेक्टेबल्स हर इलेक्शन से पहले ये हिसाब लगाते हैं ताकत के दोनों मराकज़ किसके साथ हैं। सारे इलेक्टेबल्स भी उसी के साथ मिल जाते हैं, चाहे ये दोनों मराकज़ किसी कैंडिडेट के साथ दे रहे हों या नहीं। अब हम ज़रा ये हिसाब लगाते हैं कि ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं जो शायद अभी तो हमें वज़ीर आज़म बनने के उम्मीदवार नहीं लग रहे, लेकिन अगर इन्हें सपोर्ट मिल जाए तो वो अवाम इन्हें वज़ीर आज़म के तौर पर देखना चाहेगी। पिछले दिनों चौधरी सरवर साहब से मिलने का इत्तफाक हुआ, हमने इनका इंटरव्यू किया था। एक बात तो साफ नज़र आती है कि इनकी सियासत की ट्रेनिंग ही मुख्तलिफ है। वो वाकई अपने आप को अवाम का मुलाजिम समझते हैं, अवाम का हाकिम नहीं। इनका मिलने जुलने का, बात करने का अंदाज़, कपड़ों की पसंद, रख रखाव में कहीं भी हमारे टिपिकल सियासतदानों वाली बात नज़र ही नहीं आती। सियासत का पूरा कैरियर बरतानिया में गुजारने की वजह से और ख़ुद एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ होने की वजह से वो अवाम के दिल को छू लेने वाली बात करते हैं। अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत चौधरी साहब को मिलती है तो वो वज़ीर आज़म बनने के बहुत ही तगड़े उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान में दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इमेज ये बनाई है कि वो काम करते हैं। एक हैं शहबाज शरीफ और दूसरे हैं मुस्तफ़ा कमाल। नौजवान हैं, डायनेमिक हैं, लगातार कैंपेन कर सकते हैं, ज़बरदस्त ज़ुबान बोलते हैं। कराची में तब वापस आए जब किसी में हिम्मत नहीं थी। अवामी बंदे हैं, आपको कभी किसी निहारी की दुकान में या चाय खाने में नज़र आ सकते हैं। यानी इनकी पहचान ये भी है कि वो बाहिम्मत हैं और ये भी है कि करप्ट नहीं हैं, और साथ ही ये कि काम करने वाले बंदे हैं। लेकिन मसला ये है कि पार्टी की फंडिंग नहीं है। अगर इन्हें भी 2-4 ATMs मिल जाएं तो ये भी एक बहुत बड़ी पार्टी बना सकते हैं। मसला ये है कि अभी उनका वक्त नहीं आया, अभी वो असूलों की सियासत करते लग रहे हैं और ऐसी सियासत इमरान खान भी 16 साल करते रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर जब वो ऐसी हरकतें करने शुरू हुए कि उनके मुखालिफिन ने उनका नाम यूटन खान रख दिया, तब ATMs भी आईं और वो वज़ीर आज़म भी बने। अगर मुस्तफ़ा कमाल भी इस बात पर राज़ी हो जाएं कि हम सारा सिस्टम सीधा करने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ बातें करेंगे, तो फिर शायद इनकी भी बात बन जाए। कराची के हालात जब इंतहाई ख़राब रहे तो MKM का नाम भी बदनाम हो गया। सारे मुल्क में MKM की इमेज बन गई कि बोरी बंद लाशें भेजने वालों की जमात है, सियासी जमात नहीं है, ये तो दहशतगर्द तंजीम है। 2015 के बाद MKM की इमेज तो कुछ बेहतर हो गई, लेकिन कराची में वो कुछ खास कर नहीं पाई। ना पानी मिल रहा है, ना सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। कराची वो शहर था कि कभी दुबई कराची बनने का ख्वाब देखा करता था। आज ये बात सुनकर हंसी आती है, बल्कि रोना आता है। पहले हंसी आती है, फिर रोना आता है। किसी शक व शुबह के बगैर ये बात कही जा सकती है कि तकरीर के मामले में MKM के लोग बेमिसाल हैं। MKM के लीडरान जागीरदार नहीं हैं, अवामी लोग हैं और उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन बाकी सारे मुल्क से बिल्कुल ही वोट नहीं ले पाते। बाकी मुल्क में वोट ना मिलने की वजह इनकी अपनी इमेज है, पुरानी इमेज, वो भाई वाली इमेज। MKM के लोग जब तक MKM का लफ्ज़ नहीं छोड़ेंगे, इनका कुछ नहीं हो सकता। इलेक्शन से पहले ये अफवाह उड़ रही थी कि MKM की पार्टी, मुशर्रफ साहब की पार्टी, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर मर्ज हो रही है। अगर ऐसा कोई हिसाब लगता है तो मुस्तफ़ा कमाल भी इनके साथ आ मिलेंगे और ऐसी सूरत में कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फातिमा भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती हैं, मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी। उसी मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी जिसे 1995 में बेनज़ीर की हुकूमत में कराची में खुलेआम कत्ल कर दिया गया था। फातिमा भुट्टो अपने कई कॉलम्स में ये साफ साफ लिख चुकी हैं कि उनके वालिद के कत्ल के ज़िम्मेदार आसफ़ अली ज़रदारी हैं। वैसे ज़रदारी साहब पर यह इल्ज़ाम कभी अदालत में तो साबित नहीं हो सका। वैसे भी ज़रदारी साहब पर और भी बहुत से इल्ज़ाम लगते हैं जो अदालत में साबित नहीं हो सकते। फातिमा एक ज़बरदस्त राइटर हैं, ज़हीन हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, सारी दुनिया में बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखी जाती हैं। एक बेहतरीन लीडर बनने की सारी क्वालिटीज़ इनमें मौजूद हैं
और फिर वालिद के कत्ल और भुट्टो के नाम की वजह से इनके साथ हमदर्दियाँ भी बहुत मिल जाती हैं। अगर किस्मत फातिमा भुट्टो का ज़रा सा भी साथ दे तो इनको सारी दुनिया से बहुत सी सपोर्ट मिलेगी और आवाम भी उनसे मोहब्बत करने लगेगी, लेकिन अभी वो सियासत में आने में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रही। जब से ये वीडियो शुरू की है आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि मलाला का नाम तो ज़रूर आएगा। मलाला खुद कई बार कह चुकी हैं कि वो सियासतदान बनना चाहती हैं और अब इनकी ग्रेजुएशन भी हो चुकी है, यानी वो पाकिस्तान की सियासत में कूदने के लिए तैयार हैं। एक तरफ तो वो सारी दुनिया में सबसे काबिल इज़्ज़त लोगों में से हैं, तो दूसरी तरफ आधे से ज़्यादा पाकिस्तान इन्हें कोई ड्रामेबाज या यहूदी एजेंट समझता है। मलाला ने पाकिस्तान की सियासत में तो हिस्सा ज़रूर लेना है, ये तो सबको पता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कब। मेरा अंदाज़ा है कि अभी नहीं। आमतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में सियासत में आने के लिए सबसे पहले शादी करनी पड़ती है, वरना आपके स्कैंडल्स ही कम नहीं होते। बेनज़ीर भुट्टो को भी उसी वजह से शादी करना पड़ी थी और मेरा अंदाज़ा है कि मलाला यूसुफ़ज़ई भी शादी के बाद ही सियासत में कदम रखेंगी। 2028 से पहले लगता नहीं कि वो सियासत में कदम रखें। वैसे तो जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग काफ और ऐसी बहुत सी जमातें हैं जिनके साथ कोई बुरा स्कैंडल नहीं जुड़ा, लेकिन इन जमातों के पास कोई ज़बरदस्त लीडर नहीं है, इसलिए भी इनका कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। शाहिद अफरीदी जैसे लोग भी हैं जो सियासत में आने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन इनकार तो खान साहब भी 10 साल करते रहे, लेकिन फिर आखिर सियासत में आ ही गए और तहरीक इंसाफ बना ली। लेकिन अफरीदी जैसे लोगों का भी मसला ये है कि उनका नाम तो बहुत मशहूर है, लेकिन लोगों के लिए उन्हें लीडर मानना मुश्किल होगा। आखिर में बात यही ख़त्म होती है कि ताकत का सरचश्मा तो अवाम है, लेकिन ताकत और पैसे के ज़ोर पर अवाम का मिजाज बनाया भी जा सकता है और बदला भी जा सकता है। अब किस्मत किसका साथ देती है और कौन सबसे ज़्यादा जहानत दिखाएगा, या फिर कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, ये सब तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत से नए चेहरे आने वाले हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।